नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में उद्घाटन कर सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अप्पदीपो भवः। यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है, अप्पदीपो भवः। यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है। ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है। अशांति नहीं, शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे।
लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। तो वहीं राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने एक पीसी की और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सीधे सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी। और आज जब यह जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है। क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण, आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है। जो अन्याय है वो अन्याय है। सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज अ, I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के साथ पार्टी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। गुरुवार को नामांकन का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगे। और वहीं पर आपको बताते चले कि मौजूदा राजनीतिक और समाज परिस्थितियों में मोदी के अलावा प्रचार के लिए सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इस बीच बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 150 से दर्जन बीच सभाएं की जाएंगी और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के लगभग 30 सभाएं होंगी और रोड शो किए जाने की भी उम्मीद है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की हो रही है। अगर राज्य की मांग पर बीजेपी का चुनाव प्रबंधन तैयार होता है तो योगी लगभग 50 सभाएं कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी राज्य के हर हिस्से में प्रचार करने जाएंगे।
वहीं चुनाव का परिणाम 2014 और 2019 जैसा ही होगा। कर्नाटक में भी हम जीतेंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपने जीत के लिए पूरी तैयारियां कर दी है और अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम 2014 और 2019 जैसा ही होगा। कर्नाटक में भी हम जीतेंगे। 0 plus 0 is always 0. So whatever he gathers, the result will be like 2014, 2019, and we're going to increase our seats in 2024 under the able leadership of Prime Minister Modi. The people involved in that, who are in that video and the allegations made, must respect. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन में कहा कि वे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखेंगे, क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सशस्त्र बलों, खासकर भारतीय थल सेना को LAC के सुरक्षा के लिए लगातार सतर्कता बरतनी होगी। रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का भरसक प्रयास है कि सीमा पर तैनात हर जवान को अत्याधुनिक हथियार और सुविधाएं मुहैया कराई जाए। वहीं उन्होंने सशस्त्र बलों से कहा कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल बदलाव पर ध्यान दें और उसके मुताबिक अपनी योजना और रणनीति बनाने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां शांति और स्थिरता है और यहां आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय थल सेना की तरफ से चलाए गए अभियानों के बाद आंतरिक सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राजनाथ ने कहा कि इस समय दुनिया कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। इसके चलते आगे होने वाले युद्ध पूरी तरह अप्रत्याशित होंगे। इसके साथ ही मौजूदा समय के बदलते हालात में खतरों और हथियारों का दायरा काफी बड़ा होगा। हमें अपनी रक्षा तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है और इस दौरान उन्होंने खुफिया डेटा के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय में रिवॉल्वर की कीमत पहले 2 लाख रुपए थी, वहीं चुनाव आते ही 5 लाख की हो गई है। आपको बताते चले कि नरोत्तम मिश्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय में रिवॉल्वर की कीमत 2 लाख रुपए थी और चुनाव आते ही 5 लाख हो गई है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। इतना दो और ऑर्डर ले जाओ। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ये साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी। आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी है। ये मेन्यू कार्ड है पूरा। जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले जाओ, 5 लाख रुपए अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, जाके रिवॉल्वर ले आओ लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धन बल की जरूरत है। तो वहीं मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कालवियन के गेट पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का गुरुवार को सीन दोहराया गया है, जहां पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पूरे सीन को फिर से तैयार किया। अतीक पर हमलावरों के बीच दूरी को फीते से नापा गया और इसके बाद यह भी देखा गया कि पुलिस की प्रतिक्रिया में कितना समय लगा। इस दौरान अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। मौके पर SIT की टीम और हत्यारोपियों को लेकर मौके पर पहुंची। बताते चले कि अतीक और अशरफ को कालीवन अस्पताल के गेट पर 15 अप्रैल की रात गोली मारी गई थी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां पर सियासी पारा भी चरम पर है। अब उसी सियासी तपिश में 1700 किलोमीटर दूर यूपी के प्रयागराज में हुए माफिया डॉन अतीक अहमद हत्याकांड की एंट्री हो चुकी है। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और अतीक अहमद के बीच घनिष्ठता थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को गुरगो मानते थे और बड़ा भाई बुलाते थे। इसके सहारे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है।
साथ थे। गैंगस्टर का फ्रेंड है। गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए। कर्नाटक आए थे। कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा भाषण इमरान प्रताप गढ़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रताप गढ़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था। वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शायरी लिख रहा था, शायरी गा रहा था। इमरान प्रताप गढ़िया एक शायरी लिखने वाले और शायरी गाने वाले भी है। गैंगस्टर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री सरकार से नाराज हो गए। उन्होंने चिट्ठी लिखकर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी के लिए गए फैसलों पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा सरकार के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री विज की नाराजगी की वजह से हिसार में 3 महीने पहले हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अधिकारियों को निलंबन कर अभी तक कार्रवाई नहीं होना बताया जा रहा है। वहीं नाराज विज ने यह भी ऐलान किया है कि अब वह जिलों में होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। करीब 3 महीने पहले हिसार की ग्रीवेंस कमेटी में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने शिकायत पर हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर और हिसार के सहायक निबंधन संदीप को निलंबित कर दिया था, लेकिन आज तक संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि हिसार में हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री के आदेश के बाद 16 जनवरी को जिला प्रशासन ने दोनों अधिकारियों को निलंबन कर अनुशंसा की थी, और लेकिन अभी तक मुख्यालय में दोषी अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी नहीं किए हैं। वहीं मुख्यालय की इस चूक को लेकर गृह मंत्री विज की नाराजगी बढ़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।